हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और अब जो करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए और साथ में नेवी एमआर दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं करना है, दोनों एग्जाम के लिए मैं 500 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा साइंस के। और इन साइंस के 500 क्वेश्चंस में से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस आएंगे यहीं से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि साइंस के जो 500 क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा फ्री में। पीडीएफ के लिए आपको करना होगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। तो टेलीग्राम चैनल को कर लेना ज्वाइन, बिकॉज इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट के बारे में सोच रहे हो तो ट्रिकी इंग्लिश नाम का एक चैनल है, अपना ही है, दूसरा चैनल है। वहाँ पे हम रेगुलर इंग्लिश की क्लासेस करा रहे हैं। तो ट्रिकी इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके डेली प्रैक्टिस सेट करो कोस्ट गार्ड एग्जाम की। ठीक है, फिलहाल चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की या फिर नेवी एमआर की, दोनों में से कोई भी एग्जाम की अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से टेस्ट सीरीज बाई करो। जो सितंबर स्पेशल है इंडियन कोस्ट गार्ड की वो वाली, ठीक है, और नेवी एमआर की, तो कोई भी ले रहे हो। और जब भी कोई भी टेस्ट सीरीज बाई करना तो यहाँ पे जो कोड दे रखा है ना एग्जाम A to Z 50, तो इसको यूज़ कर लेना, ताकि इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे आप टेस्ट सीरीज कोस्ट गार्ड का बाई करो चाहे नेवी एमआर का, तो 50% के लिए आपको एग्जाम A to Z 50 यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो फिलहाल क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, तो रेगुलर हम लोग 20-20 क्वेश्चन करेंगे, 500 करने हैं। एग्जाम अगर मान लो एग्जाम डेट नज़दीक आ जाता है, लगता है कि अब 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 500 कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं एक ही दिन में 50-50 क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। बट फिलहाल अभी हम लोग 20-20 के क्वेश्चन करेंगे। और फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स से। ठीक है, ताकि फिजिक्स के 100-150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँ, लगभग 70-80 क्वेश्चन करा दूंगा फिजिक्स के, और 50-60 केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के कुछ करा दूंगा। इस तरीके से टोटल 500 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या अपना कह रहा है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक ठीक है, तो ताप का बताओ, जल्दी से बताओ। टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या, और सारे क्वेश्चंस हिंदी में ही होंगे गाइस, इंग्लिश में नहीं होंगे, क्योंकि बहुत पीछे लोचा है अभी। ठीक है ना, तो गाइज यहाँ पे देखो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ये चीज़ दिमाग में लगाओ। तो एम्पियर तो होगा नहीं, विद्युत धारा का होता है। कैलोरी तो होगा नहीं, कैंडेला तो ज्योति क्या होता है, ज्योति की तीव्रता का होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, केल्विन यहाँ पे राइट आंसर है आपका। ठीक है, चलो अभी गाइस देखो ये चीज़ क्या है। अभी एक्चुअली मुझे आपसे पूछना चाहिए था, बाकी ऑप्शंस बताओ किसके किसके। ठीक है, ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बीच बीच में आपसे भी पूछूंगा, आप बताते रहना। ठीक है, अभी फिलहाल देखो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे सदिश राशि है ये पूछ रहा है। ठीक है, संवेग त्वरण बल या फिर विस्थापन भार या फिर विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण या फिर चुंबकीय क्षेत्र, या फिर सभी, इनमें से कौन से इसमें से सदिश राशियां हैं। तो देखो गाइज, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ये सारे जो है सदिश राशि हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। अब एक चीज़ करना, जो भी मैंने लिस्ट दे दिया ना, इन सभी को रट लेना, कि क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक दे देगा, पूछेगा कि बताओ ये कैसा राशि है, सदिश, अदिश, या फिर इनमें से कोई एक दे देगा तीन, और चौथा कोई अदिश राशि दे देगा और पूछेगा बताओ कौन सा अदिश है, या फिर तीन अदिश दे देगा, इनमें से कोई एक दे देगा, पूछेगा कौन सदिश है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इन सभी लिस्ट को रट लेना, कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो ऑब्वियस है कि ऊपर के सारे जितने भी ए से लेके सी के अंदर है, सभी सभी सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, और 3 नंबर में देखो पूछ रहा है कौन से अदिश राशि है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व और कार्य, ये सभी के सभी क्या है, अदिश राशि हैं। तो मैंने आपको लिस्ट बना के दिलवा दिया इसीलिए, ताकि आपको एग्जाम के लिए याद करने में आसानी होगा। ठीक है, इधर उधर खोजते हो ना, तो मैंने पूरी लिस्ट में दिलवा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, देखो, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापने का, एक तरीके से कहो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष का पूछेगा कि इस किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू बताओ। तो ये देखो प्रकाश वर्ष का मीटर में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए, किलोमीटर में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी। तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना। मीटर में पूछा तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में गया तो क्या हो गया, 3 जीरो कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 3 जीरो बी कम होगा तो 3 माइनस कर दो, पावर 15 में से 3 गया 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, एक चीज़, मीटर में ज़्यादा होगा पावर, किलोमीटर में कम होगा पावर। रीज़न, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 3 जीरो कम करोगे ना भाई, ये पावर क्या उसके जीरो को ही शो कर रहा है। साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो समझ में आ रहा है। तो ए और बी दोनों है, मीटर और किलोमीटर दोनों का। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जड़त्व का गुण कौन सा होता है। प्रत्येक जड़त्व का गुण होता है, किस में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, या फिर किसी किसी वस्तु में होता है, या फिर किसी वस्तु में होता ही नहीं है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। ठीक है, पहले ये चीज़ बताओ, जड़त्व का नियम दिया किसने था, ये चीज़ कमेंट करके आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। पहली बात तो ये, जड़त्व का जो गुण होता है वो सारी वस्तु में होता है, अगर चाहे वस्तु स्थिर हो चाहे गतिशील हो।
ठीक है। अगर स्थिर है तो उस पर हम बाहरी दाब लगा के उसको गतिशील बना सकते हैं, और कोई गतिशील है तो क्या होता है भाई, स्थिर है। अगर क्या होगा ना, आपने पढ़ा होगा ये चीज़, कोई बस जा रहा है, ठीक है, कोई सीट पे अगर इंसान बैठा हुआ है, बस अचानक से रुकेगी तो आदमी कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जुड़ जाता है, झुक जाता है। क्यों? ये किसका नियम है? ये जड़त्व का ही नियम है, ठीक है, जड़त्व का ही गुण है। तो ये सब चीज़ें, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कितना एग्जाम्पल्स हो, ये सारे जितने भी वस्तुएं जड़त्व का नियम, जड़त्व का गुण जो है, प्रॉपर्टी, ये सब पे अप्लाई होता है। कार्य का एसआई मात्रक बताओ, ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक बताओ क्या होता है? जूल, कैलोरी, हॉर्स पावर, केल्विन। चलो ठीक है, यहाँ पे तो जूल होता है, बाकी आप बताओ कैलोरी किसकी होती है एसआई मात्रक, केल्विन तो मैंने बताया किसकी होते हैं, बताओ हॉर्स पावर कितनी किसकी होती है, तीनों के आप बताओगे, ठीक है। मैंने तो ऑलरेडी दो के बता दिए हैं, एक ही आपको अलग से दिमाग लगाना है, ठीक है। बाकी ये तो अगर याद होगा, अगर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर समझ सकते हो कि आपकी मेमोरी कितनी काम कर रही है। तो थोड़ी सी मेमोरी को सुधारो और याद करने की क्षमता बढ़ाओ। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कह रहा है इसमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बता रहा है। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन क्या कह रहा है भाई, माइक्रोफोन का काम क्या है, वो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। सही है कि गलत है ये बताओ? बिल्कुल भी सही है। क्या करता है वो, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्या है, लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर क्या करता है भाई, ये वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है भाई, ध्वनि ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। देखते हो ना कि लाउड स्पीकर में करंट दो और माइक में बोलना शुरू करो, चाहे गाना बजा दो मोबाइल में केबल लगा के, तो फिर पूरा दम ध्वनि निकलने लगता है उससे। तो ऑब्वियस है कि विद्युत ऊर्जा को कहाँ खपत कर रहा है वो, ध्वनि ऊर्जा के अंदर। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस डायनेमो के बारे में, तो वो गेमिंग वाला डायनेमो नहीं, जो गेम खेलता है वो नहीं, डायनेमो जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है। देखो जैसे साइकिल चला रहे हो ना, आपने यूज़ किया है कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट। जब पहले लोग क्या करते थे ना, कुछ लोग, अच्छा, साइकिल के जो पहिया होता था ना, वहाँ पे एक छोटा सा डायनेमो लगा देते थे, ठीक है, और ऊपर में एक छोटा सा बल्ब लगा देते थे, ठीक है। क्या होता था ना कि अगर चलाते थे ना तो वो बैटरी के थ्रू वो बल्ब जलता था। तो हम लोग अपने शरीर से जो यांत्रिक ऊर्जा साइकिल में लगा रहे हैं उसको क्या कर रहा है वो डायनेमो, बैटरी चार्ज करके बल्ब जला दे रहा है। तो क्या हो रहा है, उससे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। अब ये तो तीनों सही है, तो ऑब्वियस है कि चौथा गलत ही होगा। क्यों गलत है, रीजन भी देख लो। सितार क्या करता है, सितार ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में लिखा हुआ है, ये तो गलत है भाई। सितार में से ध्वनि कब निकलेगा, अपने से तो निकलेगा नहीं भाई। पहले हम लोग यांत्रिक ऊर्जा हाथ से बजाएंगे तो हमारे शरीर से जो एनर्जी लग रही है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो उसको बजाने के बाद ध्वनि निकलता है ना, तो हमारे शरीर की ऊर्जा को यूज करके साउंड में बदल रही है, वो कन्वर्ट कर रही है। तो जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ना कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने के बराबर, दिमाग लगाओ जल्दी से। तो ये 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, ठीक है ना, एचपी। तो एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। याद रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, न्यूटन के किस नियम किस गति के नियम से बल का जो है व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पता नहीं। एफ बराबर एम है, ठीक है। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ पढ़े हैं कि नहीं, बट मोस्टली लोग पढ़े होंगे साइंस बैकग्राउंड वाले। तो एफ बराबर एम ए होता है कि नहीं होता है, होता है ना, चलो वही चीज़ है। तो ये प्रथम नियम से मिलता है। ये जो व्यंजक है बराबर एम ए, अच्छा एम क्या है और ए क्या है जरा बताना, ठीक है ना। अच्छा छोड़ो, नहीं पता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होगा। देखो ये चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने बताया था, एक बच्चा बहुत ही पता नहीं क्या समझ गया, वो गलत आंसर दे रहा था। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। देखो पृथ्वी की सतह से, मान लो ये आपका सरफेस है पृथ्वी का, यहाँ पे अगर है और ये एक पहाड़ है, ठीक है ना, एक इंसान अगर यहाँ पे है, तो जैसे ही पहाड़ पे चढ़ता जाएगा तो उस पर पृथ्वी की सतह से ऊपर जब जाओगे तो दाब क्या होगा, कम लगेगा। इसका रीज़न, वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो, पहाड़ पे जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे भाई एक दिमाग लगाओ, कैसे ये चीज़ कैसे समझ में आएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। अच्छा चलो, एक बाल्टी में हम लोग पानी ले लेते हैं, ठीक है। एक बाल्टी के अंदर पानी है बहुत सारा, ठीक है ना। इसके अंदर एक छोटा सा एक कुछ एक चीज़ डाल दो, ठीक है, मान लो कुछ भी डाल दिया, हवा भर के बैलन को डुबा रहे हो ज़बरदस्ती, ठीक है। बैलून या फिर कुछ भी चीज़ है, पानी के सबसे नीचे वाले पोर्शन में मान लो सटा हुआ है ये, ठीक है, सबसे नीचे सटा हुआ है। अब बताओ इस पर ज़्यादा टेम्परेचर क्या बोलते हैं, प्रेशर लगेगा कम लगेगा। तो ये पानी के ऊपर पानी ज़्यादा है तो इसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना, नीचे जितना नीचे रहेगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा रहेगा। और ये मान लो जैसे ही यहाँ से हट के मान लो ये वाला ऊपर थोड़ा सा चला जाए,
तो अब इस पे क्या होगा, जितना इसके ऊपर पानी है उतना ही प्रेशर लगेगा, तो नीचे का पानी जो उसको तो ऊपर से प्रेशर दे नहीं रहा है, तो इस पे प्रेशर कम हो गया कि नहीं हो गया, तो जितना ऊपर जाएगा और सबसे ऊपर चल गया तो इस पे प्रेशर ही नहीं लगेगा। तो वही बात है, वही हमारा एनवायरनमेंट भी सेम काम करता है। अगर आप पृथ्वी पे हो, ठीक है, तो आपका वायुमंडल का ऊपर से जितना वायुमंडल का प्रेशर है आपके ऊपर ज़्यादा है, जितना ऊपर जाओगे तो ऊपर का प्रेशर आपके ऊपर कम होते जाएगा। तो वैसे ही जितना ऊपर जाते जाओगे तो आपका मतलब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो है घटते जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? ऑब्वियस है कि इसके अंदर देखो प्रेशर कुकर, प्रेशर नाम से ही क्या लग रहा है, प्रेशर बना देता है अंदर बहुत ज़्यादा। प्रेशर मतलब दाब, दाब बढ़ा देता है वो। ठीक है, तो दाब बढ़ाएगा तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग देखो बहुत जल्द बॉइल होगा और उसको भाप में बदलने वाली, उसी को बोलते हैं क्वथनांक। भाप बनने क्या हो जाएगा, भाप जल्दी जल्दी बनेगा तो क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मतलब भाप जल्दी बन जाएगा वो। देखो अभी देखो क्या कह रहा है वो, 12 नंबर में पृथ्वी के तल पर प्लायन वेग। देखो प्लायन वेग होता है क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले इसका प्लायन वेग क्या है, पृथ्वी के तल का प्लायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ये स्पीड है। ठीक है ना, प्लायन वेग मतलब स्पीड। अब इस स्पीड से पृथ्वी पे से कोई चीज़ अगर फेंक दो ब्रह्मांड में तो वो लौट के वापस नहीं आएगा, वो ब्रह्मांड में इर्द गिर्द लगाएगा, क्योंकि ये स्पीड बहुत कम नहीं है। सोच लो प्लायन वेग है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचा चला जाएगा वो। समझ रहे हो कि एक मिनट में वो कितना जाएगा, ये सोच लो। 11.2 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना वो 6 दूनी 12, 6 7 6 मतलब कुछ ऐसे जाएगा, 672 किलोमीटर के आसपास ही चला जाएगा। समझ रहे हो ना, तो ये बहुत बहुत मायने रखता है। और ये जो इसी को कहते हैं हम लोग प्लायन वेग। अगर कोई चीज़ प्लायन वेग की स्पीड से फेंक दिया जाए ज़मीन से ऊपर तो फिर ब्रह्मांड में चला जाएगा। चाहे अपने रामायण देखा होगा तो बलि नाम का एक कैरेक्टर है रामायण के अंदर, ठीक है, नाम सुना होगा, सुना था ना, कि वो कोई चीज़ फेंक देता था तो वापस नहीं लौट के आता था। क्यों? क्योंकि वो इसी स्पीड से फेंकता था, प्लायन वेग की स्पीड से, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ताकि वो ब्रह्मांडी में रह जाता था। सोच लो उसके अंदर इतना ताकत ही था। अब फिलहाल कोई इंसान की तो इतनी औकात है नहीं कि इस स्पीड से फेंक दे। ठीक है, चाहे वो कितना भी जिम चले जाए। अभी देखो क्या है गाइस, 13 नंबर क्या कह रहा है, पानी की बूंदों को गोल होने का रीज़न क्या है। देखो पानी की बूंदें गोल क्यों होती है, बिकॉज वो उसके ऊपर क्या होता है, सरफेस टेंशन। अच्छा देखो बारिश हो रही है तो बूंद गोल दिखती है, बिकॉज वो जब नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ से, नीचे से जो उसके ऊपर की तरफ जो दबाव लग रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव की वजह से बारिश की बूंद कह दे, पानी की बूंद कह दे, कुछ भी, कोई भी बूंद क्या है, वो गोल होने का रीज़न यही है। ठीक है, चलो अभी देखो ये चीज़ क्या कह रहा है, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। ठीक है, आपको जितना मतलब बेस से समझाते हैं लोग, मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। देखो अगर देखो दो कंडीशन होता है, देखो क्या कंडीशन होगा, मान लो ये एक झूला हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देना, आपके स्कूल में होता है ना ये वाला झूला। ठीक है, ये यहाँ पे झूला है। ठीक है, यहाँ पे पहले खाली झूला है। अगर खाली झूला को कोई इंसान आके हिला दे तो आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा। ठीक है, वो पहले खाली झूला है। अगर खाली झूला पे कोई एक लड़की आके बैठ जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो दो कंडीशन हो गया। पहले हमने खाली झूला को झूला दिया तो उसका जो समय लगा, मान लो 1 सेकेंड में वो एक बार इधर गया और एक बार वापस आ गया, 1 सेकेंड लगा। ठीक है, अब ये दूसरी लड़की मतलब पहली लड़की आके बैठ गई। ठीक है, अब बैठ गई ना तो ये 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेगा। रीज़न क्योंकि झूला थोड़ा सा झुक के नीचे चला जाएगा, और जैसे ही गाइस जिसकी लंबाई झुक के नीचे जाएगी, बढ़ेगी, तो समय ज़्यादा लगेगा। जैसे ही लंबाई बढ़ी तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और झुक गया जब थोड़ा सा नीचे तो समय मतलब झूला की लंबाई बढ़ गई, भले ही नैनो सेंटीमीटर में बढ़ा, लेकिन बढ़ा ना तो भले टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो जब लड़की आके बैठ के झूल रही है, ठीक है, झूल रही है, अब उसी पे कोई और लड़की आके बैठ गई तो अब तो वो नीचे नहीं जाएगा। रीज़न क्योंकि देखो झूला नीचे जाने का भी एक लिमिट है ना। अब ऐसा थोड़ी कि मान लो 10 लोग बैठ जाएंगे तो जाके ज़मीन में सट जाएगा, रबड़ का तो झूला होता नहीं है। झूला जनरली लोहा का ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत झुकता जरूर है किसी के बैठने से। आपने भी ये चीज़ किया होगा, ये साइंस का नियम ही है। जब वो सिक्कर टाइप का होता है, थोड़ा सा बैठोगे तो वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, माइनर। तो पहले देखो जब खाली झूला पे अगर क्वेश्चन रहेगा, कोई लड़की आके बैठ जा रही है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब झूला झूल रही है कोई लड़की या फिर लड़का पहले से, और झूलते हुए झूला पे कोई लड़की आके दूसरी लड़की के साथ बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल नहीं बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, ये याद रखना। ठीक है ना, तो यही कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जाम में बच्चों को।
अभी देखो क्वेश्चन नंबर सेम उसी पैटर्न पे फॉलो कराया गया उसको। गर्मियों में लोलक पेंडुलम की जो है लंबाई बढ़ जाने का उसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, देखो लोलक का जो गर्मी में लंबाई बढ़ जाता है, गर्मी में मान लो जो घड़ी होता है ना, पहले का घड़ी आपने देखा होगा, मान लो ये कोई घड़ी है तो घड़ी में एक ऐसे रहता था ना, टन 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 बजते रहता था, घूमते रहता था, उसी को पेंडुलम कहते हैं। अब गर्मी में वो मान लो कि लोहे की है, स्टील की, कुछ भी है, कोई मेटल है, तो लोहा में तो ऑब्वियस है कि बढ़ जाएगा लेंथ उसका गर्मी से, प्रेशर से। तो मैंने बोला जब कोई चीज़ बढ़ा तो उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसकी लंबाई बढ़ी तो उसकी आवर्तकाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पे ध्वनि तरंग है, किस टाइप की ध्वनि एक तरंग है। ठीक है, तो ध्वनि एक किस टाइप की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो ये एग्जाम में याद रखना, बहुत बार पूछता है कि ध्वनि कैसी तरंग है भाई, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बताओ अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है ना, वो किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। तो अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न करने के लिए कोई भी माध्यम हो, चाहे गैस हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, वो तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बात की जाए तो। लेकिन गाइस वहीं पे अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो किस माध्यम में उत्पन्न की जाती है, ये क्वेश्चन पूछे तो इसको भी हम लोग तीनों माध्यम में कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में इसको भी कर सकते हैं। कोई भी तरंग देखो, अनुदैर्ध्य कहे, अनुप्रस्थ कहे, तो दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर होगा, तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है ना। गाइज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलती किया। ठीक है, गलती क्या किया, मैंने इसका इंग्लिश नहीं पढ़ा था। ये क्या कह रहा है, ट्रांसवर्स वेव है ना, तो ये एक सिर्फ ठोस में उत्पन्न होता है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ मिस्टेक कर लेना। ठीक है, मिस्टेक मैंने किया, आप लोग सुधार लेना। जब भी अनुप्रस्थ तरंगे कहे ना तो ये सिर्फ ठोस में होता है, और अनुदैर्ध्य तरंग कहे ना तो ये तीनों में होता है। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे मैं समझ बैठा था हिंदी में कुछ और। ठीक है, जब मैंने इसकी इंग्लिश देखी तो मुझे समझ में आया, अच्छा अनुदैर्ध्य तो लॉन्गिट्यूडल को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अनुदैर्ध्य तरंग जो होगा ये तीनों मीडियम में होगा, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग जो होगा ये सिर्फ ठोस के अंदर होगा। तो इस चीज़ को आप ज़रा सुधार लेना। ठीक है ना। अब ये मत कहना कि आपने गलती करा दी थी, फिर मैंने करेक्शन करा दिया वहीं पे। अभी आवृत्ति का मात्रक क्या है, आवृत्ति जो आपका हर्ट्ज है, आवृत्ति का मात्रक क्या है भाई, हर्ट्ज है। ठीक है ना। चलो, और इस क्वेश्चन को जरूर सुधार लेना। ठीक है, और पीडीएफ में मैं आपको आंसर वगैरह सब दे दूंगा, अभी मिला लेना एक बार। ध्वनि की तरंग सबसे अधिक किसके अंदर होती है। चलो ठीक है, ये तो आवृत्ति वाला हमने कर लिया। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछता है, ध्वनि तरंग का सबसे वेग किसके अंदर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ठोस में होगा, गैस में। देखो ध्वनि जब भी तरंग पूछेगा तो सबसे ज़्यादा ठोस में रहेगा। ऑप्शन में अगर ठोस, द्रव, गैस नहीं रहे, कुछ और दे देगा। कभी कभार क्या दे देगा ना, जल दे देगा। ठीक है, वाटर दे देगा। वहीं पे आपको मान लो लकड़ी दे देगा। ठीक है, वहीं पे लोहा दे देगा, या फिर इनमें से सभी दे देगा। तो जो सबसे ज़्यादा ठोस होगा उसमें ध्वनि का तरंग सबसे ज़्यादा होगा। तो लोहा सबसे ज़्यादा ठोस है ना, तो लोहा करेंगे। इस तरीके से अपने को देख लेना ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ठोस कौन सा है, तो उसी को आंसर करेंगे। तो ध्वनि तरंग जो है सबसे ज़्यादा ठोस के अंदर होती है, जो सबसे ज़्यादा ठोस होगा उसके अंदर ज़्यादा होगा वेग उसका। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहीं पर रहने देते, बिकॉज वीडियो लंबा बन रहा है और इतना कंटिन्यू बोलने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे 17-18 में हुआ, तो यही बात है। ठीक है ना, कंटिन्यू पढ़ाते रहोगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होते जाता है। फिलहाल आप 17 नंबर सुधारोगे। 17 का आंसर क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ ठोस में होती हैं, और अनुदैर्ध्य जो है वो तीनों टाइप में होती हैं। ठीक है, अब गाइज एक चीज़ ज़्यादा जाते मैं याद दिला दूँ आप कि इसकी पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है कोस्ट गार्ड की स्पेशल सितंबर स्पेशल। ठीक है, और ये कोड यूज़ कर लेना एग्जाम में 2Z50, और नेवी एमआर के लिए नेवी एमआर स्पेशल सितंबर स्पेशल। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और देख लेना एक चीज़, हाँ मैं आपकी आंसर की भी मैंने यहाँ पे दे रखा है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, और चलो इसको डाउनलोड कर लेना, वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलो बाय बाय।